आज का हमारा टॉपिक होगा OSPF स्टॉब एरिया के बारे में। जितने भी सारे आपके पास टाइप ऑफ स्टॉब एरिया है उनके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो OSPF में बेसिकली आपका क्या होता है कि जब भी आपका OSPF में ना कोई दूसरे प्रोटोकॉल से आप कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर देते हो, फिर आपके पास मल्टीपल एरिया वगैरह हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या है, आपके जो नंबर ऑफ डेटाबेसेस होते हैं ना वो आपके बढ़ते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपका एक राउटर है, ये एक राउटर है और ये और एक, मैं एग्जांपल एक छोटा सा ले लेता हूँ। तो इसमें आपका क्या है कि यहाँ तक आपने चला के रखा एरिया 1, यहाँ तक आपने चलाया एरिया 0 और यहाँ से आपका चल रहा था ये IGRP। ठीक है, तो ये एरिया 1 के बाद आप मान लो कोई दूसरा आपका प्रोटोकॉल एक चल रहा था, जैसे रीप वगैरह कुछ भी, तो आपने रिडिस्ट्रीब्यूट करके रखा था इसे OSPF के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मान लो आपके 50 नंबर्स ऑफ नेटवर्क आपके पास अवेलेबल है, EIGRP से भी आपके पास 50 नंबर ऑफ नेटवर्क अवेलेबल हो रहे हैं। तो उस केस में आपको पता है कि जब भी दूसरे कोई प्रोटोकॉल, मतलब दूसरे कोई प्रोटोकॉल से कोई नेटवर्क अगर आपके इंजेक्ट होते हैं, किसमें, एक प्रोटोकॉल के अंदर, मैं एक बार ऑडियो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंजेक्ट होते हैं OSPF के अंदर, तो उस केस में आपका क्या होता है कि वो सारे जितने भी आपके पास नेटवर्क होते हैं ना, वो एज ए LSA5 आपका इंजेक्ट हो जाते हैं किसके अंदर, एरिया 0 के अंदर। फिर वो दूसरे एरिया में जब ट्रैवल करते हैं एरिया 0 से, तो APR क्या करता है, उनको दूसरे एरिया में किस तरह से ट्रैवल करा देता है, LSA5 की तरह ट्रैवल करता है, और उसके साथ साथ उनके लिए फिर अलग सा LSA4 भी जनरेट करा देता है। ठीक है, तो यहाँ से जो 50 नेटवर्क आपका ऐसे ट्रैवल हुए, इसके पास आए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, तो 50 नंबर ऑफ नेटवर्क यहाँ पे क्या है, आपके पूरे डेटाबेस के लिस्ट के अंदर आपके बने बैठेंगे, पूरा नेटवर्क के लिए स्प्रेड होके रहेंगे। यहाँ से भी सेम आपका होगा, इसमें फिर एक्स्ट्रा आपके पास 50 नंबर ऑफ नेटवर्क, और इस नेटवर्क के पास भी आपका 50 नंबर ऑफ नेटवर्क आएंगे दोनों तरफ से। और हो सकता है आपके जो OSPF के एरिया के अंदर आपके पास कुछ नेटवर्क है, वो आपका LSA3 के टाइप बन के फिर क्या करेंगे, आपके डेटाबेस के अंदर आ जाएगा। तो क्या होगा, आपके डेटाबेस का जो साइज होता है ना, वो आपका बहुत बड़ा हो जाता है। आप चाहो तो इस डेटाबेस के साइज को रिड्यूस करने के लिए थोड़ा बहुत हमारे पास कुछ टेक्निक है। हम क्या करते हैं, कुछ स्टॉब एरिया वगैरह हम डिफाइन करेंगे। करने से क्या होगा कि कुछ LSA जनरेशन वगैरह हमारा स्टॉप हो सकता है, और फिर उसके बाद भी हम कुछ कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए हमारे पास कुछ सोल्यूशन वगैरह है। तो आज बेसिकली हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास टोटल 4 एरिया है। सबसे पहला है स्टॉब एरिया, सेकेंड है टोटल स्टॉप, थर्ड वन आपके पास है नॉट सो स्टॉबी एरिया, फोर्थ वन आपके पास है टोटली नॉट सो स्टॉबी एरिया। 4 एरिया हमारे पास है। तो इनके बारे में एक के बाद एक अगर हम ये एरिया डिफाइन करते हैं तो इसके रिफ्लेक्ट में क्या आता है, और डिवाइस का बिहेवियर या फिर एरिया का बिहेवियर आपके पास क्या होता है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉब एरिया के बारे में। तो OSPF में ये जो स्टॉब एरिया है, ये आपका ओपन स्टैंडर्ड है। मतलब ये फीचर आपका कोई भी डिवाइस के ऊपर अगर आप यूज कर रहे हो OSPF, तो उस केस में आप इसको एनेबल कर सकते हो। किसी भी एरिया में अगर आप स्टॉब एरिया डिफाइन कर देते हो ना, तो उस केस में आपका क्या होता है, आपका LSA4 एंड LSA5 आपके क्या होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मेरा R1 हो गया, R2 और ये R3, और यहाँ से ये कोई दूसरे प्रोटोकॉल के साथ आपका कनेक्ट है, जैसे EIGRP में बनाता हूँ। और ये आपका था एरिया आपका 1, ये हो गया आपका एरिया 0। और एरिया 1 के लिए, ठीक है, 2 एरिया मैंने ले लिया। तो इस एरिया को अगर मैं स्टॉब एरिया बनाना चाहूँगा, कौन से वाले एरिया को, 1 नंबर एरिया को अगर मैं स्टॉब एरिया बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे को दोनों तरफ से स्टॉब एरिया बनाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा दोनों राउटर के तरफ। ठीक है, बहुत ठीक है।
तो दोनों तरफ नेबरशिप बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्टॉप एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। अगर एक तरफ मैं कर देता हूँ, दूसरी तरफ नहीं करता हूँ, तो उस केस में आपका क्या होता है, जब हेलो मैसेज एक्सचेंज होता है ना, उसके अंदर एक स्टॉप का फ्लैग ऑन हो जाता है एनेबल करते ही। तो दूसरे तरफ से अगर ऑन नहीं आएगा तो उस केस में आपका नेबरशिप नहीं आता। इसको भी आप एक हेलो मैसेज का पैरामीटर मान सकते हो कि नेबरशिप करने के लिए अगर स्टॉप का कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है तो उस केस में दोनों तरफ आपका ये सेम होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया के लिए जब आपने यहाँ से इंजेक्ट किया होगा, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा EIGRP के OSPF में, तो आपके पास बहुत सारे LSA5 आपके जनरेट हुए होंगे, ठीक है। लेकिन जब इस एरिया को आप क्या करोगे, स्टॉप एरिया डिफाइन कर दोगे, तो LSA5 आपका जनरेट होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और ये जो डिवाइस आपका ASBR बना होगा, ये अब ASBR नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब एक स्टॉप एरिया के अंदर आपके ASBR इज नॉट अलाउड इन स्टॉप एरिया एंड ठीक है। तो आपका ASBR ही नहीं रहेगा तो फिर आपका ये जो रिडिस्ट्रीब्यूशन आप चलाए हो ना, ये आपका काम नहीं करेगा, ये काम करना आपका बंद हो जाएगा। मतलब EIGRP का कोई भी प्रीफिक्स आपका इस स्टॉप एरिया के अंदर आपका एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर इस एरिया से आपका ये एरिया 0 का कुछ भी अगर LSA3 आपके पास है तो ये ऑटोमेटिकली LSA3 आपके एरिया के अंदर आएंगे। और ये जो ABR आपके पास है, ये ABR क्या करेगा आपके लिए, एक डिफ़ॉल्ट रूट आपका ओरिजिनेट कर देगा, ठीक है। दूसरे एरिया से आपके पास LSA3 के इंफॉर्मेशन आएंगे और उसके साथ साथ ये क्या करेगा, एक डिफ़ॉल्ट रूट ओरिजिनेट कर देगा। स्टॉप एरिया अगर आप बना देते हो तो उस केस में आपका क्या होता है, उस एरिया के, जो एरिया को आप स्टॉप एरिया बनाते हो, उस एरिया के अंदर से आपके जितने भी LSA5 या फिर LSA4 आपके पास पड़ा होगा, वो सारे आपके हट जाएंगे, वो आपके फिल्टर हो जाएंगे, पूरे डेटाबेस से आपका इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। दूसरी चीज़, आपके जो ABR होगा, जो दूसरे एरिया के साथ आपको कनेक्ट कर रहा है, वो ABR क्या करेगा, आपके तरफ एक डिफ़ॉल्ट रूट भेजेगा और LSA3 जो दूसरे एरिया से आपके पास आ रहे थे वो आपका कंटिन्यूसली आएंगे, ठीक है। ठीक है, इतना ही, और कुछ इसमें मिस तो नहीं है ना। और इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन ही आपका अलाउड नहीं है और उस केस में आपका ASBR ही नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है जो डिवाइस आपका ASBR होता है वही रिडिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो यहाँ पे आपका ASBR भी अलाउ नहीं है। तो ये आपका स्टॉप एरिया हो गया। दूसरे एक आपके पास है टोटली स्टॉप एरिया, ठीक है। टोटल स्टॉप एरिया बेसिकली आपका सेम है, जैसा स्टॉप एरिया मैंने आपको बताया उसी तरह की आपके पास है। एरिया 0, एरिया 1, ठीक है। तो इस एरिया को आप क्या बना रहे हो अभी, टोटली स्टॉप। तो टोटल स्टॉप की केस में जो भी स्टॉप एरिया में आपका हो रहा था, जितने सारा चीज़, वो भी यहाँ पे आपका होगा। जैसे LSA4 और 5 आपके फिल्टर हो जाएंगे, यहाँ पे कोई ASBR आपका नहीं बनेगा और रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी आपका अलाउ नहीं है। और आपके जो ABR होगा, ये ABR अभी भी आपके एरिया के अंदर एक डिफ़ॉल्ट रूट ओरिजिनेट करा देगा, लेकिन इसमें डिफरेंस यही होगा, LSA3 भी आपका फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ना, इस एरिया से एक ABR क्या कर रहा है, आपके तरफ इस एरिया के पास एक डिफ़ॉल्ट रूट भेज रहा है। ये अगर कोई भी ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं तो उस केस में डिफ़ॉल्ट रूट से भी मैच होकर आगे जा सकते हैं नॉन ट्रैफिक के लिए। और इसके पास जब वो ट्रैफिक आ जाएंगे, आने के बाद ये देख सकता है कि डेस्टिनेशन क्या है, जो डेस्टिनेशन है उसके पास भेज सकता है। तो उस केस में LSA3 को भी हम क्यों भेजें, इसीलिए आपके टोटल स्टॉप एरिया में क्या होगा, LSA3 भी आपका क्या होगा, आपका फिल्टर हो जाएगा। कोई LSA3 भी आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। और कोई भी यहाँ पे कोई अगर दूसरे डिवाइस या फिर R3 कोई भी कम्युनिकेट करना चाहेगा इसके LSA3 की तरफ, कोई नेटवर्क की तरफ, तो उस केस में क्या होगा, ये इस डिफ़ॉल्ट रूट को फॉलो करके ट्रैफिक जो है भेजना है R2 की तरफ भेजेगा। और टोटल स्टॉप आपका सिर्फ सिस्को डिवाइस में आपका चलेगा, क्योंकि ये एक सिस्को का प्रोप्राइटरी है, ठीक है। इसलिए ये आपका सिर्फ सिस्को डिवाइस पे ही चलेगा, कोई दूसरे वेंडर के डिवाइस पे आप इसे नहीं चला सकते हो।
अभी के लिए आप देखो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था टोटल स्टॉप या फिर स्टॉप एरिया के बारे में, तो इसमें आपका क्या था कि आप कोई दूसरे प्रोटोकॉल के इन्फॉर्मेशन को आप इंजेक्ट नहीं कर पा रहे हो OSPF के अंदर, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है ना वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो उस केस में EIGRP से अगर कोई X नेटवर्क या Y नेटवर्क कोई भी नेटवर्क आपका पड़ा था, उसके साथ तो आपका कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। इस तरफ अगर कोई डिवाइस आपका कनेक्टेड है तो इसको तो X के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा, तो ये X के साथ तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। अगर स्टॉप और टोटल स्टॉप हम बना लेते हैं, तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास दूसरे एक ऑप्शन आया NSS एरिया। ठीक है, तो NSS एरिया में बेसिकली आपका सब कुछ सही है, जैसे आपका वहां पे था उसी तरह यहाँ पे भी सब कुछ है। बेसिकली बात कर लेते हैं, ये आपका R1 बनेगा, R2, R3 और इसके तरफ कोई EIGRP चला है, एरिया 0, एरिया 1। और एरिया 0 के लिए आप कोई स्टॉप एरिया, टोटल स्टॉप, NSS है या फिर टोटल NSS है, कुछ भी आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ये सिर्फ नॉर्मल एरिया के लिए बनेगा, बैकबोन एरिया के लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नहीं तो आप प्रैक्टिकल के टाइम जो है बैकबोन एरिया के लिए ट्राई करते रहोगे तो नहीं होगा। तो इस केस में क्या है, NSS के एरिया में, NSS के केस में आपका क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन इज परमिटेड। ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा तो आपको पता है ये वाला जो डिवाइस होगा आपका क्या होता था, नॉर्मली आपका ASBR बनता था। ये अभी क्या बनेगा, आपका ASBR नहीं बनेगा, ये NSS से ASBR बनेगा। ठीक है, और अभी क्या होगा, यहाँ पे मान लो आपका XYZ कोई भी नेटवर्क आपका पड़ा था ना, अभी ये ASBR जो आपका NSS से ASBR बन गया, ये क्या करेगा, अगर NSS एरिया आपने डिफाइन करके रखा है, जब ये इंजेक्ट कराएगा EIGRP के रूट्स को OSPF के अंदर, उस टाइम पे ये क्या करेगा, उसको एज ए LSS7 बना के जनरेट कराएगा। जनरली हम जब बात करते थे नॉर्मल के बारे में, तो नॉर्मल में क्या था, आपके ASBR जब इंजेक्ट करता था दूसरे प्रोटोकॉल के नेटवर्क को आपके OSPF के अंदर, ये क्या करता था, आपका LSA5 बना के इसे इंजेक्ट करता था। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, LSA7 बना के इसे इंजेक्ट कराएगा। ठीक है, और उस LSA7 में जब ये इंजेक्ट कराएगा, मतलब ये LSA7 की तरह जब इंजेक्ट कराएगा, मतलब X नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन को जब यहाँ से इंजेक्ट कराएगा, यहाँ पे LSA7 की तरह X नेटवर्क आपको दिखेगा। उसके अंदर ये क्या कराएगा, इंजेक्ट करते टाइम एक फॉरवर्डिंग एड्रेस सेट कराएगा। ठीक है, फॉरवर्डिंग एड्रेस किसके साथ सेट कराएगा, उस LSA7 के अंदर हर एक नेटवर्क के लिए ये क्या करेगा, एक फॉरवर्डिंग एड्रेस सेट करेगा। और उस फॉरवर्डिंग एड्रेस में क्या इन्फॉर्मेशन ये डालेगा, इसकी जो इंटरफेस आपकी NSS एरिया की पार्टिसिपेंट है ASBR की, उसी इंटरफेस की जो एड्रेस है, उसी एड्रेस को ये क्या करेगा, उसके अंदर अटैच करा के दे देगा एज ए फॉरवर्डिंग एड्रेस। उसका क्या काम है हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये LSA5 आपका क्या हो गया, LSA7 आपका क्या हो गया, इस एरिया के अंदर आ गया। जब हम जनरली LSA5 के बारे में बात करते थे तो मैं आपको बताया था कि LSA5 आपका एरिया डिपेंडेंट नहीं होता है, ये एरिया इंडिपेंडेंट होता है। मतलब क्या, LSA5 अगर ये एरिया में आ गया तो ये ABR आपके पास है, इस ABR को भी क्रॉस करके ये दूसरे एरिया में जाता था, और दूसरे एरिया में जब ABR को क्रॉस करके जाता था, ABR क्या करता था, उसके लिए एक LSA4 भी जनरेट करता था।
लेकिन आपके LSA7 एरिया डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके जो X नेटवर्क के लिए LSA7 आएगा, ये इसी एरिया के लिए आपका लिमिटेड रहेगा। इस एरिया को क्रॉस करके, इस ABR को क्रॉस करके आपका जो LSA7 है वो आगे एरिया 0 के अंदर नहीं आएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब ये LSA7 आपके ABR के पास आ जाएगा ना, ABR क्या करेगा, उस LSA7 को कन्वर्ट करेगा किसमें, LSA5 में, और उसे इंजेक्ट कराएगा किसमें, दूसरे एरिया में। ये यहां से आ रहा था LSA7, ये इसे इंजेक्ट कराएगा एज LSA5 कन्वर्ट करके। और इसीलिए ये जो ABR आपका है, ये ABR और ASBR दोनों बनेगा। आपको कभी कभी इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा केस है जिस केस में आपका ABR ASBR की तरह भी आपका काम करता है। ASBR आप किसे बोलते हो, जो आपका LSA5 जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन इस केस में आपका ABR क्या करता है, जो LSA7 इसको रिसीव होते हैं NSS एरिया से, वो क्या करता है, उस LSA7 को दूसरे एरिया में जब इंजेक्ट कराता है, उसे कन्वर्ट कर लेता है LSA5 के अंदर, ठीक है। इसीलिए आपका ये ABR आपका एज ए ABR एंड ASBR बहुत काम करता है। ठीक है, तो ये होता है इसमें स्टोरी आपका। ये एज LSA5 आपका जनरेट करता है, लेकिन ये जब ये LSA5 जनरेट करता है ना, उसके लिए कोई LSA4 आपका जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होता है। कोई LSA4 ये जनरेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये जब ये LSA7 को कन्वर्ट करता है ना LSA5 में, तो इस LSA5 के अंदर भी ये क्या करता है, उस फॉरवर्डिंग एड्रेस को कॉपी कर देता है, ठीक है। तो उससे इस डिवाइस को पता चल जाता है कि फॉरवर्डिंग एड्रेस मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा कॉस्ट क्या है, और इससे मेरे को कॉस्ट कितना रिसीव हो रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन को अटैच करके ये क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉरवर्डिंग एड्रेस होता है ना, ये एड्रेस इसकी राउटिंग टेबल में, सॉरी इसकी डाटाबेस टेबल में एज ए LSA3 ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो उस LSA3 को देख के इसको पता चल जाता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा मैट्रिक क्या है, और जो LSA5 मेरे पास आ रहा है उसके अंदर मैट्रिक मेरा कितना अटैच हुआ है, और मेरा जो ABR है जो मेरे को LSA5 जनरेट करा रहा है, वो तो LSA1 से उसे पता चल जाएगा कि मेरा मैट्रिक यहाँ तक कितना पता है। एक मैट्रिक ये काउंट करेगा LSA1 देख के ABR तक, दूसरी मैट्रिक ये देखेगा जो फॉरवर्डिंग एड्रेस चेक करके LSA3 चेक करके कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरा क्या कॉस्ट है। फिर तो तीसरी कॉस्ट ये क्या चेक करेगा, आपका तीसरी कॉस्ट में ये आ जाएगा कि इसने जो LSA7 जनरेट किया था, इंजेक्ट किया था, उसके अंदर मैट्रिक वैल्यू इसने क्या अटैच किया था। वो मैट्रिक वैल्यू आपका सेम कॉपी हो जाता है किसके अंदर, LSA5 के अंदर। तो इन तीनों चीज़ को मिला के ये बेसिकली, तीनों नहीं दो चीज़ को मिला के ये क्या करता है, आपका काउंट कर लेता है जो भी OSPF का आपका कॉस्ट कैलकुलेशन, मैट्रिक वगैरह जो भी आपका होता है। तो ये हो गया आपका नॉट सो स्टॉबी एरिया। अगर हम बात करते हैं और एक एरिया आपके पास है, टोटली नॉट सो स्टॉबी एरिया। ये NSS एरिया आपका ये ओपन स्टैंडर्ड था, लेकिन ये आपका सिस्को प्रोप्राइटरी था, ठीक है। तो इस एरिया में सेम चीज आपका जैसे कि NSS था उसी तरह का आपका पूरा सेम चीज यहाँ पे होगा। कोई आपका यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस केस में बस एक ही चेंज आपका होता है। आपका जो ABR होता है ना, वो क्या करता है, एक डिफॉल्ट रूट ओरिजिनेट कर देता है, और उसके साथ साथ एक LSA3 आपका क्या होता है, जनरेट हो जाता है। सॉरी, LSA3 आपका क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। R3
ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका सेम चीज़ होगा, जो EIGRP से आपके इंजेक्ट होंगे वो आपका LSA-7 बन के इंजेक्ट होंगे, फिर LSA-7 आपका LSA-5 बन जाएगा, ठीक है। और ये ABR क्या करेगा, आपका एक डिफ़ॉल्ट रूट ओरिजिनेट कर देगा, और डिफ़ॉल्ट रूट के साथ साथ आपके जो भी LSA-3 आपको रिसीव हो रहे थे इस एरिया से इस एरिया के अंदर, वो आपका क्या होंगे, फिल्टर हो जाएंगे। और सारे चारों एरिया के लिए कोई भी आप जो एरिया होता है ना, उसको आप कॉन्फ़िगर करने के टाइम आपको दोनों तरफ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, यहाँ पे भी आपको करना पड़ता है, यहाँ पे भी करना पड़ता है। जैसे स्टॉप एरिया के लिए अगर आप करोगे तो स्टॉप एरिया आपका यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, लेकिन टोटल स्टॉप के लिए अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे करने से, सिर्फ ABR के पास करने से हो जाएगा, दूसरी तरफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ अगर स्टॉप कॉन्फ़िगर है तो उस केस में ओके है। NSSA के केस में भी सेम है, दोनों तरफ आपको NSSA कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लेकिन टोटली के केस में सिर्फ ABR के पास अगर आप करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि टोटली के केस में जब हम बात करते हैं ना, तो जनरली टोटली का मतलब यही हो रहा है कि जो एरिया आप डिफाइन कर रहे हो उस एरिया के अंदर से आपका क्या हो, LSA-3 जो है वो आपका फिल्टर हो जाए, ठीक है। और इसीलिए आपका LSA-3 आपका कौन जनरेट करता है, आपको पता है, आपका ABR जनरेट करता है, इसलिए उसको सिर्फ ABR के ऊपर ही आपको एनेबल करने की जरूरत होता है। इसकी एक बार एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे इस राउटर का ठीक है, एक लूप बैक ले लेंगे, उस लूप बैक को हम क्या करेंगे, EIGRP में एडवर्टाइज करके काम कर लेंगे। ये राउटर को पहले ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एरिया 20 हमने चला कर रखा है, यहाँ से हम देख लेंगे। ठीक है, इसमें आपका एरिया 0 है। इसमें सिर्फ एरिया 0 है, 1 by 1 को हमने नहीं किया है, ठीक है। 1 by 1 को हम कुछ दूसरे एरिया में कर लेते हैं। इथरनेट 1 by 1 IP OSPF प्रोसेस ID 1 है, ठीक है। और एरिया में डिफाइन कर रहा हूँ, इसको 10 कर देते हैं। दूसरी तरफ भी सेम कर लेते हैं। ठीक है, कोई OSPF नहीं चला है। राउटर OSPF 1 by 0 IP OSPF 1 एरिया 10
आपका नेबरशिप भी ऑफ आ जाएगा। मैं एक लूपबैक बना रहा हूँ, लूपबैक एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ बना है क्या। कुछ आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, एक लूपबैक 100 का बना है। हंड्रेड को मैं क्या करता हूँ, लूपबैक के अंदर EIGRP के अंदर एडवर्टाइज कर देता हूँ। नेटवर्क 100 0 ठीक है, एक ही तो है। ठीक है, एक बार इस पे मैं क्या करता हूँ, रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ। ठीक है, टोपोलॉजी के अंदर आ गया, तो मैं एक काम करता हूँ, एक रिडिस्ट्रीब्यूशन पहले कर लेता हूँ। राउटर EIGRP 100 रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF प्रोसेस ID 1 मेट्रिक बैंडविड्थ में ले लेता हूँ 10 Mbps का, डिले 10 का ले लेता हूँ। उसके बाद आपका आता है रिलायबल लोड 1 करता हूँ, MTU 1500। राउटर OSPF 1 रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 सबनेट्स। ठीक है, ये आपका हो जाना चाहिए। दूसरी राउटर के पास एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। डू शो IP राउट OSPF 100 का इंफॉर्मेशन आ रहा है। डू शो IP OSPF डेटाबेस एरिया 10 के डेटाबेस में अगर हम चेक करेंगे तो LSA 5 के अंदर हमारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। ठीक है, हम अभी स्टार्ट करते हैं स्टॉब एरिया बनाने के लिए। ये जो एरिया है ना, R2 और R3 के बीच जो एरिया आपका एरिया 10 चल रहा है, इस एरिया को मैं क्या करूंगा, स्टॉब एरिया बनाऊंगा। तो राउटर इसको चलाने के लिए राउटर OSPF प्रोसेस के अंदर मैं जाऊंगा। जाने के बाद एक कमांड मेरे को चलाना पड़ेगा, एरिया, उसके बाद कौन से एरिया को मैं स्टॉप बनाना चाहता हूँ 10। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क दे दोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक आपके पास है स्टॉप, उसके बाद आपका NSS है। ठीक है, यही दोनों तो हम करने वाले हैं। तो इसको मैं स्टॉप बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एरिया 10 स्टॉप में डिफाइन कर दूंगा। अभी आप देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि एरिया जो भी आप स्टॉप एरिया जब कॉन्फ़िगर करोगे तो दोनों तरफ आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। तो एक तरफ हमने स्टॉप कर दिया और दूसरे तरफ हमने स्टॉप नहीं बनाया, इसलिए इसने क्या किया, नेबरशिप को आपका डाउन कर दिया। ठीक है, फोर्सफुली। तो दूसरे तरफ भी जाके हम चला लेते हैं। राउटर OSPF 1 एरिया 10 स्टॉप। ठीक है, आपका लोडिंग टू फुल आ गया। अभी नेबरशिप हमारा बन गया। एक बार हम वेरीफाई करते हैं कि राउटर 2 के पास जब हम आए थे, स्टॉप इस एरिया को हम स्टॉप एरिया वगैरह नहीं बनाए थे, तो उस केस में हमारे पास राउटिंग टेबल में 100 की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अवेलेबल था। अभी के लिए अगर आप देखोगे 100 के लिए कोई इंफॉर्मेशन आपका अवेलेबल नहीं है, और ये R2 आपका ABR है, आप याद रखिएगा। और मैं देखता हूँ अगर डू शो IP OSPF डेटाबेस अगर मैं चेक करता हूँ तो डेटाबेस में एरिया 10 के अंदर हमारे पास 100 का डेटाबेस एज LSA 5 दिख रहा था। आप देख लो, अभी एरिया 10 के लिए आपका यहाँ पे कोई भी LSA 5 या 4 आपका अवेलेबल नहीं है, और एक LSA 5 की तरह डिफ़ॉल्ट ओरिजिनेट आपके पास अवेलेबल हुआ है, डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन, जिसको आपका ABR ने किया। ये जो 12.1 IP है ना, ये आपका ABR है। ABR मतलब इसने खुद किया है। ठीक है, और हम अगर R3 के पास जाके भी चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे भी आप देख लो, इसमें आपके पास कोई LSA 5 आपका अवेलेबल नहीं है एरिया 10 के लिए। ठीक है, एक ही बस आपके पास डिफ़ॉल्ट रूट एक ओरिजिनेट हुआ है, वही इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, और इससे छोड़ के और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे LSA 5 या 4 का आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी राउटिंग टेबल भी अगर हम चेक करते हैं, डू शो IP राउट, यहाँ पे आप देख लेना, एक ही डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास ओरिजिनेट होके आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, जो आपका जो आपका ABR है उसी ने ही आपका ओरिजिनेट करके आपके तरफ भेजा है। उससे छोड़ के और कोई भी LSA 5 आपका अवेलेबल नहीं। यहाँ पे आपको ये 100 का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है
क्योंकि ये 100 आपका इसी राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए ये लोकली आपको दिखा रहा है। ठीक है, कनेक्टेड है लोकली। तो इस केस में लेकिन अगर आप देखोगे इस राउटर के पास भी अगर आप जाके 100 OSPF IP OSPF डेटाबेस अगर आप चेक करोगे ना, तो इस केस में आप देखो आपके पास तो एक डिफॉल्ट रूट आ रहा है जो LSA3 आपको रिसीव हो रहा है, लेकिन उससे छोड़ के भी आपके पास जो LSA3 बहुत सारे आपके पास आ रहे हैं। अब देखो ये डिफॉल्ट रूट आपको कौन दे रहा है, ये डिफॉल्ट रूट भी आप देखोगे तो आपको कौन दे रहा है, आपका एडवर्टाइजमेंट जो राउटर कर रहा है वो आपका एडवर्टाइजमेंट राउटर कौन है, 23.0.0.2 है, जो कि आपका ABR है। दूसरे नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन आपका कौन दे रहा है, वही 23.0.0.2, मतलब वही ABR आपका इंजेक्ट करके दे रहा है। जब एक ही डिवाइस आपको एक डिफॉल्ट रूट भी दे रहा है तो उस केस में दूसरे नेटवर्क का भी इंफॉर्मेशन देने की क्या जरूरत है, दूसरे LSA3 भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी को ही फॉलो करके हम अगर 10 को नेटवर्क भेजना चाहेंगे इसी के तरफ ही भेजेंगे 23.2 के तरफ, तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिफॉल्ट रूट को ही फॉलो करके भेज सकते हैं ना। डिफॉल्ट रूट में तो सारे नेटवर्क के ट्रैफिक भेजा जा सकता है, वो भी 23.0.0.2 की तरफ से हम भेज सकते हैं। तो ये 10 का नेटवर्क, 10.1 का नेटवर्क और 12 का नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका ABR राउटर है उस ABR राउटर की OSPF प्रोसेस के अंदर आप जाओ और आपको ये जो स्टॉप एरिया आपने स्टॉप डिफाइन किया था उस स्टॉप को हटा के अब आपको क्या करना है, एरिया 10 स्टॉप, उसके बाद क्वेश्चन मार्क अगर आप लगाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन है नो समरी, ये कमांड आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो ये कमांड को नोट कर सकते हो। स्टॉप एरिया चलाने के लिए आपको इतना ही कमांड चलाना पड़ता है पहले, उसके बाद अगर आपको मतलब टोटल स्टॉप एरिया बनाना है तो सबसे पहले आपको स्टॉप कमांड चलाना पड़ता है, फिर उसके बाद आपके ABR के पास जाके आपको ये नो समरी का कमांड आपको डिफाइन करना पड़ता है टोटल स्टॉप के लिए। इसको अगर मैं अभी चला देता हूं, उसके बाद आप देखना कि आपका जो LSA3 जितने भी आपके पास अवेलेबल था ना, वो LSA3 भी आपके इस एरिया से क्या होंगे, आपके हट जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ आपके पास डिफॉल्ट रूट ही पड़ा है और कोई LSA3 आपके पास नहीं बचा, क्योंकि ये एरिया अब आपका क्या बन गया, टोटल स्टॉप एरिया आपके पास बन गया। ठीक है, लेकिन इस केस में अगर आप बात करोगे स्टिल आपका प्रॉब्लम जो 100 का इंफॉर्मेशन है ना, अगर ये राउटर का कोई भी डिवाइस आपका क्या करना चाहे कि 100 के साथ कम्युनिकेट करना चाहे ना, तो इसके पास 100 के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने रिडिस्ट्रीब्यूट करके ऑलरेडी रखा है, वो आपने हटाया नहीं, लेकिन फिर भी इसके पास इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपका अवेलेबल नहीं है, तो ये ट्रैफिक 100 के लिए नहीं भेज सकता। तो इस केस में आपका क्या होगा, आपको फिर स्टॉप एरिया से आपका कोई काम नहीं होगा। अगर आपको कम्युनिकेट भी चाहिए EIGRP के एरिया के अंदर 100 नेटवर्क के साथ, तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर NSS एरिया आपको चलाना पड़ेगा, या फिर एज ए सोल्यूशन आपको टोटली NSS है, इन दोनों में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टॉप का कॉन्फ़िगरेशन आपका था उसको पहले हम हटा लेंगे। ठीक है, अच्छा ये कमांड ये बेकार का पड़ा है, यहाँ पे कल के क्लास से पड़ा है। ठीक है, हमने स्टॉप एरिया को हटा दिया और R3 के पास भी जाके हम सेम करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से हमने स्टॉप एरिया को हटा दिया। तो आपका नेबरशिप जो है एक बार आपका डाउन जाएगा, फिर उसके बाद एक सेकेंड, आपका और एक चीज़ होता है यहाँ पे, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, आपने जब किया था ना एरिया 10 स्टॉप आपका ऑलरेडी अवेलेबल था, उसके बाद आपने नो समरी आपने कमांड चलाया था ना, इसलिए आप जब नो समरी वाला कमांड को टोटल हटा लोगे उसके बाद आपका पुराना कमांड फिर से रिफ्लेक्ट में आ जाता है, इसलिए आपको दोबारा फिर इसे हटाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी मैं इसी में फंस गया था। चलो, आपका फिर से नेबरशिप जो है आपका अप आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमें NSS एरिया चलाने के लिए सेम चीज़, हमें सेम कमांड चलाना पड़ेगा, एरिया 10, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपके पास NSS का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इतना ही कमांड आपका होता है, एरिया 10 NSS से। और इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा दूसरी साइड में भी जाके चलाना पड़ेगा, एरिया 10 NSS A।
ठीक है, दोनों तरफ हो गया। अभी थोड़ी देर के बाद हमारा नेबरशिप भी ऑफ आ गया। अब हम चेक करते हैं। तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनएसएस एरिया में आपका क्या था कि आपके जो LSA5 आपके होते हैं, जो रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं दूसरे प्रोटोकॉल से आपके OSPF के अंदर, वो आपका LSA5 आपके जनरेट हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, R2 के पास मैं चला जाता हूँ। R2 के पास जाके हम क्या करते हैं, एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउटिंग टेबल एक बार चेक कर लेते हैं, 100 आया कि नहीं आया एक बार देख लेते हैं। आप देख लो, आपका 100 का इन्फॉर्मेशन आपका आ गया। उसके बाद अगर हम करते हैं डू शो IP OSPF डेटाबेस, तो आप एरिया 10 के लिए यहाँ पे देखना, आपको LSA7 के कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको टाइप 7 LSA जिसे हम एक्सटर्नल LSA बोलते हैं, वो LSA की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये नीचे आपको दिखा रहा है LSA5, क्योंकि ये ABR है ना, ये क्या करेगा, आपका LSA5 एक एरिया से लेके दूसरे एरिया में इंजेक्ट जब कराएगा, वो क्या कराएगा, उसे LSA5 कन्वर्ट करके इंजेक्ट कराएगा। इसलिए एज इट इज द ABR, ये क्या कर रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन को आपको दिखा रहा है। तो इसे आप अभी के लिए छोड़ दो। तो LSA7 आप देख लो, इसमें 100 के नेटवर्क अब आपके पास क्या एज LSA7 आपका इंजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी R2 के पास चेक कर रहा था, जो 100 का नेटवर्क हमारे EIGRP में इस तरफ अवेलेबल है, इसने उसे इंजेक्ट किया, और ये एरिया हमारा टोटल एरिया जो था, ये NSS एरिया हमने बनाया, तो ये था ABR। तो एज ए रूल ये एरिया के लिए ये एज ए LSA7 अवेलेबल होना चाहिए, और हो भी रहा है। और ये एरिया के लिए जब हम R1 के पास चेक करेंगे, ये एज ए LSA5 अवेलेबल होना चाहिए। तो R1 के पास जाके हम एक बार देख लेते हैं, शो IP OSPF डेटाबेस। ठीक है, और R1 के पास अगर आप आके देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई LSA7 आपको देखने को नहीं मिलेगा। और देख लो, ये 100 की इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, आपको दिख रहा है किसके अंदर, टाइप 5 LSA के अंदर। शो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल 100.0.0.0। ठीक है, इसको एक बार हम खोल के देख लेते हैं। तो इसको खोल के अगर आप देखोगे, आप देख लो यहाँ पे आपको एक फॉरवर्डिंग एड्रेस दिख रहा है। ठीक है, ये फॉरवर्डिंग एड्रेस किसका है, जिसने इसे इंजेक्ट किया था। अब देखो, ये फॉरवर्डिंग एड्रेस आपको दिखा रहा है किसका, कहाँ गया वो डिवाइस। ठीक है, ये फॉरवर्डिंग एड्रेस आपको दिखा रहा है 23.0.0.3। तो ये होना चाहिए किसका, ये वाला इंटरफेस का IP मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसी ने ही रिडिस्ट्रीब्यूट किया था। और हम चेक कर रहे हैं R1 के पास, तो एक बार इसका IP एड्रेस क्या क्या है हम एक बार चेक कर लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा। R3 पे जाके अगर मैं चेक करता हूँ डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देख लो ये 23.0.0.3 इंटरफेस 1/0 के साथ ये IP आपका असाइन हुआ है, और 1/0 आपका OSPF के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो R1 को भी क्या होगा, मैट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए इसको डायरेक्टली पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पास कॉस्ट कितना होना चाहिए, क्योंकि एज ए LSA3 इसने इंजेक्ट किया होगा। तो जब ये इंजेक्ट करेगा एज ए LSA3, उसके अंदर मैट्रिक इसने दे दिया होगा, तो वहाँ से ये देख लेगा यहाँ से ABR से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या ट्रैफिक है, क्या मतलब क्या मैट्रिक है, और यहाँ से ABR तक पहुँचने के लिए LSA1 से इसे इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। उसके बाद इसने जब इंजेक्ट किया होगा ना, जो एज ए LSA7 इंजेक्ट किया होगा 100 की नेटवर्क को, तो ये भी उसके साथ मैट्रिक अटैच किया होगा। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा वो मैट्रिक, आप देख लो यहाँ पे मैट्रिक आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी मैट्रिक वैल्यू यहाँ से ये काउंट कर लेगा और सबको मिला लेगा, तीनों की मैट्रिक वैल्यू को ये मिला लेगा, और मिलाने के बाद क्या करेगा, उस राउट के लिए जो आपका 100 का नेटवर्क है उसके लिए जो मैट्रिक कैलकुलेशन कॉस्ट वगैरह आपका काउंट करने के लिए वो कर लेगा। लेकिन अभी के लिए मैं अगर जाके R3 के पास देखता हूं, तो आप देख लेना यहाँ पे कोई डिफॉल्ट रूट इसके पास नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई भी डिफॉल्ट रूट नहीं आ रहा है, मतलब इसके पास दिक्कत अभी यही है कि ये अगर चाहे दूसरे एरिया में, या फिर आप मान लो कोई फॉर एग्जांपल यहाँ से इसने कोई दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके रखा था, या किसी दूसरे प्रोटोकॉल से इसने भी इंजेक्ट करके रखा था, तो उस केस में इसके साथ ये वाला राउटर कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास सिर्फ उन्हीं नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो दूसरे OSPF एरिया में अवेलेबल है। जो LSA3 अवेलेबल है उन्हीं के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन है अभी के लिए, क्योंकि LSA3 इसके पास अवेलेबल है, लेकिन कोई डिफॉल्ट रूट वगैरह नहीं है इस एरिया को क्रॉस करके बाहर ट्रैफिक भेजने के लिए इसके लिए। तो इसे करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन लाने के लिए हमारे पास एक फीचर है जो सिस्को ने लाया था और सिस्को डिवाइस पे ही चलता है। वो फीचर है आपका टोटल NSS है।
टोटली एनएसएस के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम एबीआर के ऊपर जाएंगे, राउटर OSPF 10, एरिया 10 और एनएसएस है नो समरी। ठीक है, जैसे टोटल स्टॉप के साथ हमने नो समरी लगाया, यहाँ पे भी हम नो समरी लगाएंगे टोटली एनएसएस के लिए। ये है इसके लिए कमांड। और अभी के लिए अगर आप जाके R3 के पास देखोगे, आपको देख लो यहाँ पे पहले वाला जब हम देखे थे ना आउटपुट, पहले वाला आउटपुट में हमारे पास कोई भी यहाँ पे डिफॉल्ट रूट आपको नहीं दिख रहा था। ये उससे पहले वाला शायद था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको कोई भी डिफॉल्ट रूट यहाँ पे नहीं दिख रहा था, लेकिन नीचे इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हमने चलाया तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक डिफॉल्ट रूट दिख गया। ठीक है, वही 23.0.0 और 2 की तरफ से आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये कमांड अगर आप चला लेते हो तो उस केस में आपका डिफॉल्ट रूट और आपका जो भी LS3 आपके पास होते हैं वो आपका फिल्टर हो जाना चाहिए। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, कुछ मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड के लिए, इसलिए सेकंड टाइम जब हमने चलाया आपके पास LS3 भी आपके क्या हुए, आपके फिल्टर हो गए। उसके बाद आपके पास सिर्फ क्या बचे, आपके पास जो LS7 थे आपका टोटल NSS एरिया के लिए LS7 आपके पास बचे, और दूसरे एरिया में जाने के लिए आपके पास सिर्फ एक LS3 की तरह आपके पास क्या आ गया, एक डिफॉल्ट रूट आपके पास ओरिजिनेट होके आ गया। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो स्टॉप एरिया आपकी बात करते हो OSPF में, ये टोटल आपके पास 4 एरिया है। और इसमें अगर किसी के पास कोई कन्फ्यूजन या डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं वर्चुअल लिंक के बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको। एक बार कॉन्फर्मेशन दे दो। ठीक है ना, इसको थोड़ा नोट कर लेना क्योंकि भूल जाते हैं लोग अक्सर इसे। ठीक है, चलो ठीक है। तो वर्चुअल लिंक OSPF में एक्चुअली एक सॉल्यूशन था, हमारे पास एक प्रॉब्लम था, इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ पहले। एक प्रॉब्लम था, अब देखो आपको पता है OSPF में कि ये अगर एक राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, ये राउटर 4 है, तो मान लो ये एक एरिया आपके पास हो गया, ये एक एरिया में आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक एरिया में पार्टिसिपेट आपका कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, ये एरिया नंबर 1 है, ये 0 है और ये 2 है, तो आपको पता है तीनों एरिया के बीच आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दो एरिया में दो नॉर्मल एरिया के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें बैकबोन एरिया की हेल्प चाहिए। तो ये बैकबोन एरिया आपके पास है, ये राउटर के पास आपका बैकबोन एरिया भी है, नॉर्मल एरिया है, तो ये भी ABR बन जाएगा। इसके पास भी बैकबोन एरिया है, नॉर्मल एरिया है, तो ये भी ABR आपका बन जाएगा। तो 1 to लेके 4 तक आपका टोटल कम्युनिकेशन आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन इनकेस ये आपका एरिया 0 बन गया, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका यही होगा कि ये राउटर तो आपका ABR बन जाएगा क्योंकि इसकी एक इंटरफेस आपका पार्टिसिपेट कर रहा है एरिया 0 में, दूसरा आपका पार्टिसिपेट कर रहा है एरिया 1 में। लेकिन ये राउटर जो राउटर नंबर 3 है, ये आपका ABR नहीं बनेगा क्योंकि इसके पास कोई भी इंटरफेस नहीं है जो बैकबोन एरिया में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसीलिए 1 और 2 के बीच आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा एरिया के बीच, लेकिन 0 और 1 के बीच आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें इस तरह का अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजी है और अगर हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो उस केस में भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सॉल्यूशन होता है वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बेसिकली ये एरिया, ये जो राउटर आपके पास है ना, ये राउटर नंबर 2 है, इस राउटर को आप ABR बोल रहे हो क्योंकि इसकी एक इंटरफेस आपका एरिया नंबर 0 में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस राउटर से लेके हम क्या करेंगे, इस राउटर तक एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे, वर्चुअली एक लिंक क्रिएट करेंगे, और वो वर्चुअल लिंक आपका पार्टिसिपेंट रहेगा किसका, एरिया नंबर 0 का। तो ये वर्चुअल लिंक आपका एरिया 0 का पार्टिसिपेंट बनेगा और ये यहाँ पे भी एरिया 0 का पार्टिसिपेंट बनेगा। उससे क्या होगा, अब R3 के पास एक लिंक आ जाएगा या फिर वर्चुअली एक इंटरफेस आ जाएगा, आप मान सकते हो, जो कि एरिया 0 का पार्टिसिपेंट है। तो R3 आपका क्या होगा, एक ABR बन जाएगा, और ABR बनने के बाद आपका क्या होगा, इन दो एरिया के बीच आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, एरिया 1 और एरिया 2 के बीच आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल लिंक। हम बेसिकली क्या करते हैं, एक राउटर या फिर एक ABR जो आपका सक्सेसफुली ABR बना है, वहां से एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करके लेके जाते हैं कहाँ तक,
दूसरे डिवाइस के पास। अब देखो इस वर्चुअल लिंक के बारे में अब आप छोड़ दो। अभी अगर आप रियल टाइम में अगर आपके ऐसा है सिनेरियो, अगर आपको कम्युनिकेट करने की कोई कोशिश आपको करने को बोलेगा तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, फिजिकली आप एक इंटरफेस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो राउटर 2 के साथ, और उस फिजिकल इंटरफेस को लेके आप राउटर 3 में भी कनेक्ट कर सकते हो, और ये इंटरफेस को एरिया 0 में डाल दो, इस इंटरफेस को एरिया 0 में डाल दो, काम हो गया। तो इसी काम को ये राउटर, दोनों राउटर के बीच तो आपका डिस्टेंस जो है ना वो पास में तो नहीं होते हैं, हो सकता है बहुत डिस्टेंस हो सकता है तो इसी काम को करने के लिए विदाउट यूजिंग ए फिजिकल लिंक हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल लिंक क्रिएट कर लेंगे, और इस वर्चुअल लिंक को क्रिएट करते ही हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बन जाएगा। इसको एक बार हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ठीक है। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए पहले OSPF का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमें एक बार क्लियर कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये राउटर और ये राउटर के बीच एरिया 0 में अब बना लूँगा, एरिया 20 हटा के इसको एरिया 1 और इसको एरिया 2 बना लेंगे। ठीक है, इथरनेट 0 को हमने क्या दिया था, मैं इसको हटा लेता हूँ और एरिया 0 में डाल देता हूँ, IP OSPF 1 एरिया 0। राउटर 1 के पास भी जाते हैं, ये क्या बता रहा है, CD पे डीप्लेक्स मैच कर रहा है ना। ठीक है, लॉगिंग फॉर 0। दूसरा रन इंटरफेस इथरनेट 1/2, इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ, नो। ठीक है, IP OSPF 1 एरिया 0। वन बाई 0 मैं एक बार देख लेता हूँ, इसमें एरिया 0 है तो हमें ये एरिया 1 करना है, ये वाला इंटरफेस को, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। फिर IP OSPF 1 एरिया 1, फिर राउटर 2 में हम जाएंगे, इसको एरिया 1 कर देंगे। फिर इथरनेट 1/1 को हम क्या करेंगे, ये वाले को हम एरिया 2 में डाल देंगे। ठीक है, दूसरे राउटर के पास भी जाएंगे, इसको एरिया 2 का बस पार्टिसिपेंट बना देंगे। ठीक है, अब हो गया। स्टॉप वगैरह को भी एक बार हम हटा लेते हैं। ठीक है, हो गया।
अब देखो अगर मैं R1 के पास जाता हूँ ना, तो R3 में एक बार 100 नेटवर्क को भी हम OSPF में ही डाल देते हैं। नो राउटर EIGRP 100, मैं EIGRP को हटा लिया और वो जो इंटरफेस हमने बनाया था ना, इंटरफेस ब्रीफ, तो लूपबैक जो आपके पास था 1, इसको भी OSPF में मैं डाल देता हूँ। IP OSPF 1 एरिया 2, ठीक है। तो अभी के लिए अब देखो ये एरिया आपका एरिया 1 एक नॉर्मल एरिया है, ये भी एरिया 2 एक नॉर्मल एरिया है, और ये आपका बैकबोन एरिया है। R1 के पास जाके अगर मैं चेक करता हूँ डू शो IP राउट, तो आप देख लेना यहाँ पे 100 के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब 100 का इन्फॉर्मेशन यहाँ तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये राउटर, इसके पास आपके कोई भी बैकबोन एरिया के लिए कोई भी इंटरफेस नहीं था, तो ये ABR ही नहीं बन रहा है, इसलिए 100 की इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं आ रहा है। तो ये एक ABR है, R1 एक ABR है। क्यों है? अगर मैं 200 IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ ना, तो इसमें आप देखना इसकी कुछ इंटरफेस आपका एरिया 0 का पार्टिसिपेंट है और कुछ इंटरफेस इसकी दूसरे एरिया में, तो ये एक ABR है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे को राउटर ID की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, तो राउटर ID के लिए मैं इसमें OSPF 1 है, तो इसकी राउटर ID मैन्युअली मैं सेट कर देता हूँ 1.1.1.1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पे चेक कर लेंगे इसकी राउटर ID क्या है। 200 IP प्रोटोकॉल कर लेंगे एक बार। इसमें OSPF प्रोसेस 1 पे हम सारे काम कर रहे हैं, तो इसकी राउटर ID आपका 12.0.0.1 है, ठीक है। और ये जो आपके पास R2 है, इसकी भी एक बार हम राउटर ID चेक कर लेंगे। ठीक है, इसकी राउटर ID अगर हम चेक करते हैं तो ये 23.0.0.2 है। तो हम अभी क्या करेंगे, R1 और R2 के बीच एक क्या करेंगे, एक वर्चुअल लिंक हम क्रिएट कर लेंगे, ताकि R2 भी आपका क्या बन जाए, कि ABR बन जाए, और R3 के पास जो 100 नेटवर्क है उसके इन्फॉर्मेशन को क्या करे, इंजेक्ट करा दे एरिया 1 के अंदर। एक सेकेंड, ठीक है। तो अभी मैं R1 के पास जाऊंगा, राउटर OSPF 1, इसमें मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि वर्चुअल लिंक के लिए कौन सा एरिया में सिलेक्ट करना चाहता हूं। मतलब एक आपके पास कॉमन एरिया होता है, ठीक है। कौन सा वाला कॉमन एरिया आपके पास होता है? जो एरिया में 2 राउटर आपका मतलब पार्टिसिपेंट करते हैं, जिनके बीच आप जा रहे हो क्या करने के लिए, एक वर्चुअल लिंक कनेक्ट करने के लिए, या फिर एक वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करने के लिए आप जा रहे हो, उस एरिया को हम कॉमन एरिया या फिर ट्रांजिट एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उसी एरिया को जाना पड़ेगा। तो एरिया ये था आपका 1 था, तो एरिया 1 में जा रहा हूँ। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपके पास एक वर्चुअल लिंक का ऑप्शन आएगा, तो आप वर्चुअल लिंक आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये बता रहा है उस वर्चुअल नेबर जिसका है ना, जो आपका जिसके साथ आप नेबरशिप बनाना चाहते हो, मतलब R1 में मैं हूँ तो फिर R2 के साथ मैं नेबरशिप बनाना चाहता हूँ, उस केस में उसका IP एड्रेस ये देने के लिए आपको बता रहा है। तो उसकी IP एड्रेस हमारे पास था 23.0.0.2 करके। उसके बाद अगर आप चाहो तो ऑथेंटिकेशन वगैरह आप सेट कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो जनरली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंटर दबा सकते हो। अभी सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें जाके कहाँ पे करना है, R2 के पास भी जाके करना है। तो R2 के जो OSPF कॉन्फ़िगरेशन है, राउटर OSPF 1 के अंदर हम चले गए। उसके बाद जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम करेंगे, एरिया 1 आपका वर्चुअल लिंक, और इसमें हम क्या करेंगे 12.0.0.1 था शायद इसका राउटर ID ना, हाँ ठीक है, दे देंगे। अब थोड़ी देर के बाद जब हम चेक करेंगे ना, अगर वर्चुअल लिंक आपका सक्सेसफुली ऑफ आ गया है तो आपको एक नेबरशिप दिखेगा उस वर्चुअल लिंक के ऊपर, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे ये एक नया नेबरशिप आपके पास देखने को मिला, ठीक है। ये नेबरशिप आपका कहाँ से बना है, आप यहाँ पे देख लो, ओवर वर्चुअल लिंक ये बना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा OSPF वर्चुअल लिंक, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 200 IP OSPF नेबर अगर आप चेक करोगे तो आपको और एक नेबर आपको देखने को मिलेगा 12.0.0.1, और ये नेबर आपका वर्चुअल लिंक में बना है। आपको कहाँ से पता चलेगा, ये इंटरफेस जब आप देखोगे तो OSPF वर्चुअल लिंक आपको दिखाएगा, ये वर्चुअल लिंक 0 आपको दिखा रहा है, ठीक है।
जैसे इंटरफेस 1 2 3 होता है इस तरह का। और यहाँ पे आपका जो स्टेट होता है ना, इसका कोई आपका जैसे डीआर बीडीआर वगैरह आपका इलेक्शन होता है, ये यहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो वर्चुअल लिंक होता है ना, इसके नेटवर्क टाइप आपका क्या होता है, नेट पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद आपको कोई डेट टाइम भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको गलती से ये दिखा रहा था कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपको कोई डेट टाइम भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो वर्चुअल लिंक होता है ना, उस वर्चुअल लिंक के ऊपर आपका जो नेबरशिप बनता है वो कभी भी आपका डेड नहीं होता है। जब तक आपका वर्चुअल लिंक ऑफ है वो नेबरशिप आपका ऑफ रहता है। और वर्चुअल लिंक में जो आपका नेबरशिप होता है उसके लिए कोई हेलो भी आपका एक्सचेंज नहीं होता है। जो पीरियडिकली आपका हेलो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, वो आपका वर्चुअल लिंक नेबर के लिए कोई हेलो मैसेज आपका एक्सचेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो वर्चुअल लिंक आपका कनेक्टेड है ना, उससे पहले ऑलरेडी एक आपके पास फिजिकल लिंक कनेक्ट है जिसके ऊपर आपका हेलो जा रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो लिंक आपका डाउन चला गया तो आपका नेबरशिप वर्चुअल लिंक भी आपका डाउन चला जाएगा। तो उसमें हेलो मैसेज भेजने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार अभी हम चेक कर लेते हैं कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है R1 के पास जाके हम देखते हैं कि 100 की इन्फॉर्मेशन अभी के लिए आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सेम चीज आपको दिखेगा। नेबर अगर आप कर लोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज यहाँ पे दिख जाएगा, वर्चुअल लिंक के ऊपर आपका एक नेबरशिप बना है। तो इसके बाद अगर हम जाके चेक करते हैं डू शो IP राउट, तो आप देख लेना यहाँ पे अभी के लिए 100 की इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, ओवर वर्चुअल लिंक आपका हो रहा है। और यहाँ पे R2 पे जाके अगर आप अभी के लिए देखोगे डू शो IP OSPF डेटाबेस अगर आप कर लोगे तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ये एरिया 0 के लिए भी इंफॉर्मेशन शो कराएगा, क्योंकि ये अभी के लिए आपका ABR बन गया है। ठीक है, एरिया 0 में जो भी आपका राउटर्स थे उनके सारे LSA1 इसके पास आएंगे। और जो वर्चुअल लिंक में आपका नेबर सेट है ना, उसमें आपको एक DNA बिट देखने को मिलता है। इस DNA का फुल फॉर्म आपका होता है डू नॉट एज आउट। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कोई डेड टाइमर वगैरह आपका नहीं होता है ना, इसलिए ये नेबरशिप और डेटाबेस में भी आपका कोई टाइमिंग नहीं होता है। जैसे डेटाबेस में मैंने आपको बताया था ना कि 3600 का एक टाइम आपका होता है, और हर 1800 सेकंड के बाद आपके डिवाइस क्या करते हैं, फिर से रीजनरेट करते हैं और वो टाइम आपका रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका इस तरह का कोई भी टाइमर उसके अंदर डेटाबेस के अंदर भी आपका नहीं होता है। इसलिए ये आपको ये आपका एक्चुअली एक फ्लैग होता है, डू नॉट एज आउट का फ्लैग होता है, ये एनेबल करके आपको दिखा रहा है। तो ये एक छोटी सी कहानी आपका वर्चुअल लिंक का। इस तरह का अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन, मतलब कोई नेटवर्क टोपोलॉजी है और आप सॉल्यूशन चाहते हो, तो वर्चुअल लिंक आपके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन कराने के लिए। किसी के पास कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई डाउट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा।